आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का पूरा इतिहास, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत की आजादी तक देखेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। शुरुआत करते हैं पुर्तगाली कंपनियों से। बिल्कुल, लेकिन पुर्तगालियों के आने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि वो आए ही क्यों, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। तो देखिए, मध्यकाल में भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार के दो मुख्य समुद्री रास्ते थे। अच्छा। एक था फारस की खाड़ी वाला रास्ता और दूसरा लाल सागर वाला। तो ज्यादातर व्यापार कहाँ से होता था? ज्यादातर फारस की खाड़ी से, क्योंकि लाल सागर का जो मार्ग था वो कोहरे और चट्टानों की वजह से मतलब काफी मुश्किल था। और इन रास्तों पर किसी का कंट्रोल था? एशिया से यूरोप जाने वाली हर चीज पर हर राज्य में टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी। तो चीजें यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती होंगी। बहुत ज्यादा। और फिर 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं। जी। और इसके साथ ही उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। अब जो फारस की खाड़ी वाला मेन रास्ता था वो उनके कंट्रोल में आ गया। मतलब यूरोपीय व्यापारियों के लिए रास्ता लगभग बंद हो गया। बिल्कुल, व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया और इसी मजबूरी ने उन्हें नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। और इस खोज में सबसे आगे थे पुर्तगाली। हाँ, पुर्तगाल सबसे आगे था। वहाँ के एक शासक थे प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहते हैं। उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं के समय में खोजें शुरू हुई। जी। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक था, बार्थोलोमियो डियाज। वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा, जिसे उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप कहा गया। और इसी के बाद कोलंबस भी तो निकला था भारत की खोज में। हाँ, लेकिन वो पश्चिम की तरफ निकल गया और अमेरिका पहुंच गया। और फिर अंत में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। सही। वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली बना। वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। लेकिन कालीकट में तो पहले से अरब व्यापारी मौजूद थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। किया, बिल्कुल किया। वो अपना कंपटीशन क्यों बढ़ने देते। लेकिन कालीकट के जो राजा थे जिमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अच्छा। उन्होंने क्यों स्वागत किया? उन्हें लगा कि ये अरब व्यापारियों की मोनोपोली तोड़ने का एक अच्छा मौका हो सकता है, तो उन्होंने उसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की इजाजत दे दी। और सुना है कि इस व्यापार में वास्को डी गामा को जबरदस्त मुनाफा हुआ था। जबरदस्त से भी कहीं ज्यादा। उन मसालों को यूरोप में बेचकर उसे अपनी पूरी यात्रा की लागत से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, और इसी मुनाफे की खबर ने पूरे यूरोप में एक होड़ सी लगा दी। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। और इस बार उसने फैक्ट्री भी लगाई। जी, इस बार उसने कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो यहाँ से पुर्तगाली सत्ता की शुरुआत हुई। फिर गवर्नरों का दौर आया होगा। बिल्कुल। पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहा। इसने क्या खास किया? उसने कोचीन का दुर्गीकरण करवाया, मतलब किलेबंदी करवाई और उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया। और 1509 में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के मिले जुले जहाजी बेड़े को हरा दिया। लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक तो अल्बुकर्क को माना जाता है। सही कहा। अल्बुकर्क 1509 में आया। वो ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। गोवा को? ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और इसी के बाद एक और गवर्नर आया, नीनो डी कुन्हा। उसने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। और बंगाल की तरफ भी उसने ही बस्तियां बसाई। हाँ, मद्रास के पास सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां उसी ने स्थापित की। वैसे भारत को पुर्तगालियों के कुछ खास देन भी हैं, है ना? जी बिल्कुल। भारत में जो छापा खाना है यानी प्रिंटिंग प्रेस, वो वही लाए। और तंबाकू की खेती भी? हाँ, 1508 में दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई और कई फल और सब्जियां जैसे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू भी, ये सब पुर्तगालियों की देन है। जी, ये सब वही लेकर आए। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच। हाँ, अगले थे डच, जो हॉलैंड या नीदरलैंड्स के निवासी थे। 1602 में उनकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स बनी। और वो भारत कब पहुंचे? उनका पहला दल 1605 में भारत आया और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में लगाई, पुर्तगालियों से अलग। हाँ,
फिर 1610 में पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री बनाई और उसे अपना मुख्यालय बना लिया। वहां वो पगोड़ा नाम के सोने के सिक्के भी ढालते थे। बंगाल में भी उनका कोई बड़ा सेंटर था? हाँ, बंगाल में चिंसूरा डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। एक बात और, डच लोग भारत से मुख्य रूप से क्या ले जाते थे? मसाले? नहीं, यही फर्क था। वो मसालों से ज्यादा सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम और चावल का निर्यात करते थे। मतलब उनका फोकस टेक्सटाइल पर ज्यादा था। अब आते हैं अंग्रेजों पर। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। और उनका पहला जहाज भारत कब पहुंचा? 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा। तो उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में लगी। अस्थायी फैक्ट्री। परमिशन के लिए हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने उसका स्वागत किया था, है ना? हाँ, जहांगीर उससे काफी प्रभावित हुआ। उसे 400 का मनसब और खान या इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन स्थायी फैक्ट्री की परमिशन नहीं मिली थी शुरू में। नहीं, अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली। सूरत वाली फैक्ट्री को स्थायी दर्जा तो 1613 में मिला, जहांगीर के फरमान के बाद। फिर 1615 में सर टॉमस रो भी तो आया था। जी, जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर। वो ज्यादा चतुर था और उसने जहांगीर से कई व्यापारिक छूटें हासिल कर ली। और यहीं से अंग्रेजों के पैर जमने शुरू हुए। बिल्कुल। 1632 में उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान, ये क्या था? मतलब सिर्फ 500 पाउंड सालाना टैक्स के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से बिना किसी और टैक्स के व्यापार करने का अधिकार। ये तो बहुत बड़ी रियायत थी। बहुत बड़ी। फिर 1639 में उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। और बम्बई तो उन्हें दहेज में मिला था। हाँ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई और दहेज में पूरा मुंबई मिल गया। और राजा ने उसे कंपनी को किराए पर दे दिया। जी, 1669 में सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर कंपनी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने बंगाल का रुख किया। हाँ, 1698 में कंपनी ने 1200 रुपए में बंगाल के 3 गांव खरीदे, गोविंदपुर, सुतानुती और कलिकाता। और इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता शहर बना। जी, जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की और 1700 में वहां फोर्ट विलियम किला बनाया गया। और 1717 वाला फरूख सियर का फरमान भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, जॉन सुरमन के प्रतिनिधि मंडल ने वो फरमान हासिल किया था, जिससे कंपनी को व्यापार में भारी रियायतें मिल गई। अंग्रेजों के अलावा डेनिश और फ्रांसीसी भी तो थे। जी, डेनिश यानी डेनमार्क के लोग 1616 में आए। बंगाल का श्रीरामपुर उनका मुख्य केंद्र था। और फ्रांसीसी, वो तो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने। बिल्कुल। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से। काफी देर से आए वो। हाँ, उन्होंने 1667 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फिर 1673 में बंगाल में चंद्रनगर बस्ती बसाई और 1701 में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। यहाँ एक बात अक्सर कंफ्यूज करती है, इन कंपनियों की स्थापना और इनके भारत आने का क्रम। हाँ, इसमें थोड़ा फर्क है और ये याद रखना जरूरी है। तो स्थापना का क्रम क्या था? स्थापना का क्रम है सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर अंग्रेज 1600, उसके बाद डच 1602, फिर डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1664। मतलब अंग्रेजी कंपनी डच कंपनी से पहले बनी। जी, 2 साल पहले। लेकिन भारत आने के क्रम में डच पहले आ गए। अच्छा, तो भारत आने का क्रम क्या हुआ? भारत आने का क्रम है पुर्तगाली 1498, फिर डच 1605, फिर अंग्रेज 1608, उसके बाद डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1667। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, और एक आखिरी दिलचस्प तथ्य ये है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे और भारत से जाने वाले आखिरी यूरोपियन भी वही थे। हाँ, वो गोवा से 1961 में गए थे। बिल्कुल। और आगे चलकर भारत पर कब्जे के लिए जो असली संघर्ष हुआ वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं, कर्नाटक का युद्ध। जी हाँ, कर्नाटक का युद्ध। और ये नाम मतलब सुनने में लगता है कि कोई एक लड़ाई होगी। हाँ, एक सिंगल युद्ध। पर असल में ये तो लगभग 20 साल तक चली लड़ाइयों की एक पूरी सीरीज थी। अच्छा, 20 साल तक। जी, ये वो कहानी है कि
कैसे दो विदेशी कंपनियां जो यहाँ व्यापार करने आई थी, भारत के ही राजाओं को मोहरा बना के अपनी बादशाहत की जंग लड़ रही थी। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर जीरो था। सही कहा, जिसका एक बहुत अहम मैदान बना भारत का कोरोमंडल तट। और शायद यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव भी पड़नी शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल यहीं से। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। मतलब मैदान में आखिर ये दो कंपनियां बची ही कैसे? और भी तो थी। देखिए, भारत में मुनाफे के लिए बहुत सी यूरोपियन कंपनियां आई थी। पुर्तगाली थे, डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। एक लंबी लिस्ट है जी। लेकिन 18वीं सदी आते आते जो छोटे मोटे खिलाड़ी थे, जैसे डेनमार्क और स्वीडन वाले, वो इस रेस से बाहर हो गए। और पुर्तगालियों का क्या हुआ? वो तो सबसे पहले आए थे। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय रिश्तेदारी करना ज्यादा सही समझा। अच्छा। हाँ, जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की, तो उन्हें दहेज में बम्बई का पूरा टापू मिल गया। पूरा बॉम्बे दहेज में? जी। तो उनके बीच का जो तनाव था वो काफी हद तक खत्म हो गया। अब बचे डच। हाँ, डच भी तो एक बड़ी ताकत थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 1759 में बेदरा की लड़ाई में बहुत बुरी तरह हराया। उसके बाद डचों ने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया और भारत से वो एक तरह से हट गए। तो मतलब 1740 आते आते अखाड़े में सिर्फ दो बड़े पहलवान बचे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्हीं के बीच के टकराव को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। बताइए। जब हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, तो इसका आज के कर्नाटक राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। हाँ, बहुत। उस जमाने में जो पूर्वी समुद्री तट था, मतलब कोरोमंडल कोस्ट, उस इलाके को अंग्रेज कार्नाटिक कहते थे। और वही कार्नाटिक हिंदी में बोलते बोलते कर्नाटक बन गया। बिल्कुल। ये इलाका उस समय हैदराबाद के निजाम के नीचे एक सूबा था और उसका अपना एक नवाब होता था। सारी लड़ाई इसी इलाके में हुई। ठीक है, तो कुल कितने युद्ध हुए? कुल 3 युद्ध हुए और हर युद्ध की कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। तो शुरू करते हैं पहले कर्नाटक युद्ध से, जो 1746 में शुरू हुआ। और दिलचस्प बात तो ये है, जैसा कि मैंने पढ़ा, कि इस पहले युद्ध की वजह वो भारत में थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। इसकी चिंगारी तो हजारों मील दूर यूरोप से आई थी। यूरोप से? जी। यूरोप में उस वक्त ऑस्ट्रिया की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग छिड़ी हुई थी। बस उसी आग की लपटें भारत तक पहुंच गईं। तो ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का लोकल चैप्टर था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहला हमला किसने किया? शुरुआत की अंग्रेजों ने। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे, कॉमोडोर बार्नेट। उन्होंने कुछ फ्रांसीसी व्यापारिक जहाजों को पकड़ लिया। और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी उकसाने वाली बात थी। बहुत बड़ी। और फ्रांसीसी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, खासकर जब उनका गवर्नर डुप्ले जैसा महत्वाकांक्षी आदमी हो। डुप्ले, हाँ, ये नाम तो बहुत बार आता है। डुप्ले बहुत ही चालाक रणनीतिकार था। उसने बदला लेने के लिए अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़ मद्रास पर हमला करके कब्जा कर लिया। सीधा मद्रास पर ही कब्जा कर लिया? ये तो अंग्रेजों के बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। डुप्ले ने इस जीत के लिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद भी मांगी थी और वादा किया था कि मद्रास जीतकर उन्हें सौंप देगा। लेकिन उसने अपना वादा निभाया नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। जीतने के बाद डुप्ले मुकर गया। इससे नवाब अनवरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया। जाहिर है। और उन्होंने अपनी 10,000 की सेना फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए भेज दी। 10,000 की सेना? जी। और यहीं पर 1748 में हुआ सेंट थोम का युद्ध, जो इस पूरी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। एक मिनट, तो एक तरफ नवाब की 10,000 की सेना, हाँ, और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी। बिल्कुल। नतीजा तो फिर साफ ही रहा होगा। यही तो कहानी पलट गई। फ्रांसीसियों की मुश्किल से 1000 सैनिकों की अनुशासित और बेहतर हथियारों वाली टुकड़ी ने सिर्फ 1000? हाँ, सिर्फ 1000। उस टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की विशाल और बेतरतीब सेना को धूल चटा दी। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर था। इसका मतलब ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस एक लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि भारतीय राजाओं की विशाल सेनाएं यूरोपियों की छोटी मगर संगठित फौजों के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब संख्या बल का कोई मतलब नहीं रह गया था। नहीं, यहीं से भारतीय रजवाड़ों को समझ आया कि असली ताकत ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में है, और यहीं से भारतीय राजाओं में
यूरोपियन सैनिकों को अपनी सेना में रखने की होड़ शुरू हो गई। अच्छा, तो ये पहला युद्ध खत्म कैसे हुआ? क्या फ्रांसीसी? नहीं, जैसे ये लड़ाई यूरोप की वजह से शुरू हुई थी, खत्म भी वहीं के एक समझौते से हुई। अच्छा, यूरोप में ही? हाँ, 1748 में यूरोप में एक्स-ला शैपेल की संधि हुई और ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। उसी संधि के तहत भारत में भी दोनों कंपनियों को अपनी अपनी जीती हुई जगह लौटानी पड़ी। मतलब फ्रांसीसियों को मद्रास वापस अंग्रेजों को देना पड़ा? जी, और बदले में अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में जीता हुआ एक फ्रांसीसी इलाका उन्हें लौटा दिया। तो कागज पर तो सब पहले जैसा हो गया? कागज पर हाँ, लेकिन असल में अब माहौल बदल चुका था। फ्रांसीसियों का दबदबा बढ़ गया था और दोनों पक्षों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो गया था। ये बस एक छोटा सा युद्ध विराम था। तो पहले युद्ध के बाद लगता है कि बोतल से जिन बाहर आ चुका था। दोनों कंपनियों ने भारत में अपनी सैनिक ताकत का स्वाद चख लिया था। एकदम सही। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि अगला युद्ध यूरोप से नहीं बल्कि यहीं भारत की राजनीति से शुरू हुआ। बिल्कुल। दूसरे कर्नाटक युद्ध की वजह पूरी तरह से हिंदुस्तानी थी। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों समझ चुके थे कि वो सीधे लड़ने के बजाय भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठा सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। बिल्कुल किंग मेकर। और उन्हें ये मौका जल्द ही मिल गया। और ये मौका मिला हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के झगड़ों में। सही कहा जी। एक ही समय पर दो जगहों पर उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ। हैदराबाद में निजाम आसफ जाह की मौत के बाद उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में ठन गई। और कर्नाटक में नवाब पद के लिए अनवरुद्दीन और चंदा साहिब आमने सामने थे। और दोनों यूरोपीय कंपनियों ने अपनी अपनी टीमें चुन ली। हाँ, ये एक शतरंज के खेल जैसा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। और अंग्रेजों ने उनके विरोधियों का? जी, अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन दिया। अब ये लड़ाई सीधे अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी न होकर उनके प्रॉक्सी उम्मीदवारों के बीच थी। और इस बार भी शुरुआत में डुप्ले ने ही बाजी मारी। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। 1749 में अंबूर के युद्ध में डुप्ले की तिकड़ी ने नवाब अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। अच्छा। और चंदा साहिब कर्नाटक के नए नवाब बन गए। कुछ समय बाद धोखे से नासिर जंग भी मारा गया और डुप्ले ने फौरन मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। अरे वाह, मतलब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पर फ्रांसीसियों के चुने हुए लोग गद्दी पर थे। जी। डुप्ले तो उस वक्त अपनी कामयाबी के शिखर पर होगा। बिल्कुल, उस समय तो डुप्ले का डंका बज रहा था। ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म हो गया और फ्रांसीसी जीत गए। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। कौन था वो? एक क्लर्क से सैनिक बना नौजवान रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से अंग्रेजों की वापसी शुरू होती है। हाँ, उस समय फ्रांसीसी सेना और चंदा साहब ने अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली के किले में घेर रखा था। सबको लग रहा था कि उसका भी खेल खत्म। तब क्लाइव ने एक बहुत ही पागलपन से भरा प्लान बनाया। क्या प्लान था? उसने कहा कि त्रिचनापल्ली पर और सेना भेजने के बजाय हमें सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला कर देना चाहिए, जो उस समय लगभग असुरक्षित थी। रुकिए, मतलब जब दुश्मन आपकी आखिरी उम्मीद को घेर कर बैठा हो तब आप उसकी राजधानी पर ही कब्जा कर लो। ये तो बहुत हिम्मत वाला दाव था। बहुत ज्यादा। शायद किसी को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा, पर कर गया। 1752 में क्लाइव ने सिर्फ 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों के साथ आरकाट पर कब्जा कर लिया। बस 500 लोगों के साथ? जी। ये खबर सुनते चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा उठाकर अपनी राजधानी बचाने भागना पड़ा और क्लाइव ने 53 दिनों तक आरकाट के किले को एक विशाल सेना से बचाए रखा और आखिरकार चंदा साहब की सेना को हरा दिया। ये तो एक ही चाल में पूरी बाजी पलटने जैसा था। बिल्कुल। आरकाट की इस जीत ने क्लाइव को हीरो बना दिया। चंदा साहब की हार हुई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने फ्रांसीसियों के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगा दिया। और डुप्ले का क्या हुआ? उसकी सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। फ्रांसीसी सरकार इस लगातार चल रही लड़ाई के भारी खर्च से बहुत परेशान थी। उन्हें लगा कि डुप्ले एक गवर्नर से ज्यादा एक साम्राज्य निर्माता बन रहा है, जो कंपनी के लिए महंगा पड़ रहा था। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। ये तो बहुत ही अजीब फैसला लगता है, अपने सबसे काबिल खिलाड़ी को फाइनल मैच से ठीक पहले बाहर बिठा देना। यही तो। उसकी जगह गोडेहू नाम के एक नए गवर्नर को भेजा गया जिसे शांति स्थापित करने का आदेश था।
और उसने आते ही संधि कर ली होगी। जी, 1755 में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अब भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल नहीं देंगी। लेकिन इस युद्ध के खत्म होते होते जो अंग्रेज कुछ साल पहले हार की कगार पर थे, अब वो बराबरी पर आ चुके थे। बल्कि उनका पलड़ा थोड़ा भारी ही था। हाँ, कह सकते हैं। तो 2 युद्ध हो चुके थे, स्कोर लगभग बराबर, लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं चली होगी। तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध, वो फिर से यूरोप की ही देन था ना? हाँ, इस बार फिर से आग यूरोप में ही लगी। वहां ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया। 7 Years War। जी, और एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। बस वही जंग भारत में तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में फिर से शुरू हो गई। ये फाइनल राउंड था, आर पार की लड़ाई। बिल्कुल। तो इस बार निर्णायक मोड़ कहाँ आया? लड़ाई तो चलती रही, लेकिन असल तेजी 1758 में आई, जब फ्रांसीसी सरकार ने कमांडर काउंट डी लाली को भारत भेजा। काउंट डी लाली। लाली एक बहादुर सैनिक था, पर बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी। उसकी अपने ही अफसरों से नहीं बनती थी। और दूसरी तरफ अंग्रेज? दूसरी तरफ अंग्रेज अब तक रॉबर्ट क्लाइव की वजह से बंगाल जीत चुके थे। उनके पास पैसा और संसाधन दोनों की कोई कमी नहीं थी। और फिर हुआ वो निर्णायक युद्ध जिसने सब कुछ तय कर दिया। वेंडी वॉश का युद्ध। वेंडी वॉश। जी, 22 जनवरी 1760। ये तारीख भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के सपने के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इतना निर्णायक था ये युद्ध? बहुत ज्यादा। वेंडी वॉश की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली के हाथ में था। इस लड़ाई में सर आयर कूट ने लाली को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसियों की कमर ही टूट गई। तो वेंडी वॉश की लड़ाई ने जमीन पर तो फैसला कर ही दिया था। बिल्कुल। इसके बाद फ्रांसीसी कभी संभल ही नहीं पाए। युद्ध का औपचारिक अंत तो 1763 में यूरोप में हुई पेरिस की संधि के साथ हुआ, जिसने सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त किया, पर वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। और इस पेरिस की संधि की शर्तें भारत में फ्रांसीसियों के लिए बहुत बुरी रही होंगी। बहुत बुरी। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, माहे और कारिकाल जैसे उनके पुराने व्यापारिक केंद्र तो वापस मिल गए। अच्छा, वापस मिल गए। हाँ, पर एक शर्त के साथ। हाँ? कि वो अब कभी इन जगहों की किलेबंदी नहीं करेंगे और न ही यहाँ सेना रखेंगे। मतलब उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। तो 20 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद ये पूरी तरह से तय हो गया कि भारत में अब सिर्फ एक ही यूरोपीय महाशक्ति होगी, और वो थे ब्रिटिश। जी, फ्रांसीसी अब सिर्फ नाम के व्यापारी बनकर रह गए। अंग्रेजों के सामने अब कोई यूरोपीय चुनौती नहीं बची थी। कर्नाटक के युद्धों ने उन्हें वो अनुभव, आत्मविश्वास और साधन दिए जिसकी बदौलत उन्होंने अगले 100 सालों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और ये भी एक हैरान करने वाला तथ्य है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन तब भी भारत का एक हिस्सा एक यूरोपीय ताकत के कब्जे में था। हाँ, गोवा, जो पुर्तगालियों के अधीन था, उसे आजाद कराने के लिए 1961 तक का इंतजार करना पड़ा और भारतीय सेना को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन वो एक अलग कहानी है। कर्नाटक के युद्धों का सबसे बड़ा नतीजा यही था कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से एक भावी साम्राज्य की शक्ति में बदल दिया। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। देखिए, इस कहानी की जो जड़ें हैं वो 1707 से शुरू होती हैं। औरंगजेब की मृत्यु। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु। उसके बाद से ही जो मुगल साम्राज्य था वो एक तरह से बिखरने लगा था। और बंगाल जैसे जो अमीर सूबे थे वो अपनी आजादी चाह रहे थे। बिल्कुल। और उस वक्त का बंगाल मतलब आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरा बांग्लादेश, मतलब एक बहुत ही बड़ा और अमीर इलाका। बहुत ज्यादा। कपड़ा और कपास का तो वो गढ़ था। हाँ। और इसी खजाने पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी। और उन्हें 1717 में एक बड़ा मौका भी मिल गया। हाँ, जब मुगल शासक फर्रुखसियर ने उन्हें एक फरमान दिया, सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले। पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार। जी सोचिए, नवाब को कितना नुकसान हो रहा था। यही फरमान आगे चलकर झगड़े की सबसे बड़ी वजह बना। अच्छा, तो उस समय बंगाल के नवाबों का क्रम क्या था? उपसूबेदार बनाया था, है ना? सही। लेकिन शुजाउद्दौला की मौत के बाद जब उनका बेटा सरफराज खान नवाब बना, तब अली वर्दी खान ने बगावत कर दी। बिल्कुल। 1740 में उसने सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार दिया और खुद बंगाल का नवाब बन बैठा।
अब अगला चैप्टर देखते हैं, नवाब अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खान ने 1740 से 1756 तक मतलब 16 साल राज किया। और वो एक बहुत ही काबिल शासक था। बहुत। उसने पहले तो मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भेजा ताकि उसकी गद्दी पक्की हो जाए, पर उसके बाद पैसा भेजना बंद कर दिया। हाँ, और बंगाल को एक आजाद राज्य की तरह चलाना शुरू कर दिया। वो यूरोपियों की नीयत को समझता था। उनका वो एक कथन भी बहुत मशहूर है, मधुमक्खियों वाला। हाँ, कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। मतलब वो व्यापार के तो पक्ष में था, पर उन्हें हद में रखना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस बनाया। और यहीं से समस्या शुरू हुई। जी, 1756 में सिराज नवाब तो बन गया, पर उस अपने ही दरबारी उसके खिलाफ थे, और अंग्रेज भी। अंग्रेज क्यों खिलाफ थे? 2 मुख्य कारण थे। एक तो वो नवाब के दुश्मनों को कलकत्ता में पनाह दे रहे थे, और दूसरा, वो कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे। हाँ, नवाब के मना करने के बावजूद। ये एक तरह से नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी। तो सिराजुद्दौला ने इस पर क्या किया? वो चुप नहीं बैठा। उसने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और 15 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। और सिर्फ 5 दिन में ही उस पर कब्जा कर लिया। चैप्टर देखते हैं, कालकोठरी की घटना और प्लासी का युद्ध। ये कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 की बताई जाती है। इसका जिक्र सिर्फ एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। अच्छा, सिर्फ एक ही सोर्स है इसका? हाँ, उसके अनुसार नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और अगली सुबह तक उनमें से 123 की दम घुटने से मौत हो गई। यही कहा गया। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इसे मनगढ़ंत या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों के लिए तो ये एक बड़ा बहाना बन गया। बिल्कुल। ये खबर सुनकर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने सिर्फ हमला नहीं किया, उसने धोखा देने का रास्ता चुना। सही। उसने नवाब के सबसे बड़े अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। कौन कौन थे इसमें शामिल? सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, जो सेनापति था। मतलब सेना का प्रमुख ही मिल गया। हाँ। फिर दीवान राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ और बंगाल का सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ। तो अब मंच पर यार था। 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। जी, भागीरथी नदी के किनारे एक तरफ क्लाइव के कुछ हजार सैनिक और दूसरी तरफ सिराज की 50,000 की फौज। पर ये युद्ध तो कभी लड़ाई नहीं गया सही मायनों में। बिल्कुल नहीं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर अलग खड़ा हो गया। ये तो सीधी गद्दारी थी। हाँ, सिराजुद्दौला ये धोखा देकर युद्ध हार गया। वो मुर्शिदाबाद भागा, जहां उसे पकड़कर मार दिया गया। और इस धोखे के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। हाँ, और कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी मिली। इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव रखी। तो मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब रहा, पर वो मतलब सिर्फ अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। जब वो उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाया तो उसे हटा दिया। हाँ, 1760 में नए गवर्नर वेंस्टार्ट ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले में कंपनी को क्या दिया? उसने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी देने का वादा किया। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर जैसा कमजोर नहीं था, वो एक योग्य शासक था। बिल्कुल, वो कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी स्वतंत्रता साबित करने के लिए कई कदम उठाए। जैसे उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल दी। हाँ, ताकि वो कलकत्ता और अंग्रेजों के दखल से दूर रह सके। और मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना भी लगवाया। जी, और अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए एक जर्मन अधिकारी को भी नियुक्त किया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो व्यापारिक करों को लेकर हुआ है ना? हाँ, वही असली वजह बना। अंग्रेजों को तो कर में छूट मिली हुई थी, जिसका वो गलत फायदा उठा रहे थे। इससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। बहुत ज्यादा। तो मीर कासिम ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों को भी कर में पूरी छूट दे दी। वाह, मतलब उसने सबको एक ही स्तर पर ला खड़ा किया। और ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे अपनी अवमानना समझा और मीर कासिम को हटाने का फैसला कर लिया। और मीर जाफर को दोबारा नवाब घोषित कर दिया। जी, और यहीं से बक्सर के युद्ध की भूमिका तैयार हुई। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया।
ये प्लासी की तरह धोखा नहीं, एक असली सैन्य लड़ाई थी। और इसमें एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ 3 बड़ी शक्तियों की संयुक्त सेना। मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, अवध का नवाब शुजा उद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। लेकिन इस संयुक्त मोर्चे की बुरी तरह हार हुई। मीर कासिम तो भाग गया, पर शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, और इस जीत के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा भारत आया और उसने इलाहाबाद की संधियां की। 2 संधियां हुई थी, है ना? जी, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। और इसकी सबसे बड़ी शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, हमेशा के लिए। मतलब इन तीनों प्रांतों से टैक्स वसूलने का सारा अधिकार अब कंपनी का था। बिल्कुल। बदले में सम्राट को सिर्फ 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन और इलाहाबाद और कड़ा के जिले मिले। और दूसरी संधि? वो 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ हुई। उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हाँ, और कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला। साथ ही अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना रखी गई, जिसका खर्च भी नवाब को ही देना था। तो बक्सर के युद्ध ने बंगाल से लेकर इलाहाबाद तक अंग्रेजी शक्ति को स्थापित कर दिया। और इसी के साथ बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्लाइव ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें प्रशासन और राजस्व के सारे अधिकार तो कंपनी के पास आ गए। और नवाब को सिर्फ पेंशन पे छोड़ दिया गया। हाँ, जिम्मेदारी नवाब की, लेकिन ताकत और पैसा कंपनी का। ये व्यवस्था 1772 तक चली, जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित कर दिया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। बिल्कुल, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है ये। मैसूर पर कहने को तो वाडियार वंश का शासन था, लेकिन असली ताकत नंदराज के हाथों में थी। अच्छा। और इसी समय मैसूर की सेना में एक सिपाही के तौर पर हैदर अली की भर्ती होती है। और यही हैदर अली, जो एक मामूली सिपाही था, आगे चलकर मैसूर का शासक बनता है। हाँ, अपने गुणों और योग्यता के कारण वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1755 में उसे डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। डिंडीगुल? जी, और वहां उसने जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसियों के सहयोग से? ये तो अंग्रेजों के लिए सीधी सीधी खतरे की घंटी थी। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। खैर, 1760 तक आते आते हैदर अली मैसूर का एक तरह से स्वतंत्र शासक बन गया। तो यहाँ से अंग्रेजों और मैसूर के बीच टकराव की जमीन तैयार हो जाती है, और फिर होता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ, 1767 से 69 तक। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। सिर्फ सीमा विवाद या कुछ और भी था? देखिए, कारण तो सीमा विवाद बताया गया, पर असल वजह है हैदर की बढ़ती ताकत थी। शुरुआत में तो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम तीनों मैसूर के खिलाफ थे, एक साथ। तीनों एक साथ? फिर तो हैदर के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। यहीं पर हैदर अली ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। अच्छा। उसने मराठों और निजाम को धन और कुछ क्षेत्र का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने गठबंधन तोड़ दिया? बिल्कुल। और युद्ध में भी शुरुआत में हैदर अली को कुछ हार मिली, लेकिन उसने ऐसा पलटवार किया कि अंग्रेजी सेना को मद्रास तक खदेड़ दिया। मद्रास तक? मतलब उनकी अपनी राजधानी तक? जी हाँ। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1769 में हुई मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। इस संधि के तहत एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए, और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों को युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। हर्जाना भी देना पड़ा? हाँ, इस युद्ध ने अंग्रेजों की वो जो अजय होने की छवि बनी हुई थी ना, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहले युद्ध में हैदर अली की एक तरह से शानदार जीत हुई। फिर दूसरा युद्ध क्यों हुआ? इसका कारण था अंग्रेजों का एक कदम। उन्होंने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था। माही? हाँ, और ये बंदरगाह हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। ये एक सीधा उकसावा था। इस युद्ध के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अच्छा। तो इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1782 का पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध जी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहा था। इसमें हैदर अली पराजित हुआ और घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ओहो। हाँ, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है
कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद क्या युद्ध रुक गया? नहीं, रुका नहीं। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने तुरंत कमान संभाली और युद्ध जारी रखा। अच्छा, टीपू सुल्तान ने। हाँ, लेकिन ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सका। दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते थक चुके थे, इसलिए 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हो गया। मैंगलोर की संधि? इसमें भी वही हुआ, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके और बंदी वापस कर दिए, तो ये युद्ध एक तरह से बराबरी पर छूटा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे युद्ध पर, जो 1790 में शुरू हुआ। इसका क्या कारण था? इसका तात्कालिक कारण था टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण करना। और त्रावणकोर तो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। बिल्कुल, अंग्रेजों को बहाना मिल गया। इस बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था। उसने मराठों और निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर एक साथ हमला कर दिया। मतलब इस बार वो गठबंधन टूटा नहीं? नहीं, इस बार नहीं टूटा। जाहिर है टीपू सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। 3 तरफ से हमला झेलना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। हाँ, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो मैसूर के लिए बहुत अपमानजनक थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। ऐसा क्या था इस संधि की शर्तों में? शर्तें बहुत कठोर थीं। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, आधा राज्य। साथ ही युद्ध के हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए देने थे। 3 करोड़? हाँ, उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी। और जब तक ये पूरी रकम नहीं चुकाई गई, अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को बंधक बना लिया। अपने बेटों को बंधक के तौर पर देना पड़ा? ये तो बहुत ही अपमानजनक था। बिल्कुल। तो मैसूर इस संधि के बाद तो काफी कमजोर हो चुका था। फिर चौथे और आखिरी युद्ध की वजह क्या बनी? वजह बना नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। वो अपनी सहायक संधि की नीति लेकर आया था। सहायक संधि? सब्सिडियरी अलायंस? जी। और टीपू सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। और यही युद्ध का कारण बना? बिल्कुल। 1799 में अंग्रेजों ने पूरी ताकत से मैसूर पर आक्रमण किया। टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। लड़ते हुए मारा गया? हाँ, और इसके साथ ही मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो क्या मैसूर को सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तुरंत नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के ही एक 2 साल के बालक कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया और उससे सहायक संधि स्वीकार करवा ली। अच्छा, मतलब एक कठपुतली शासक बिठा दिया। हाँ, आखिरकार 1834 में विलियम बेंटिक ने मैसूर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। चलिए, टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्यों पर भी नजर डालते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, जरूर। एक तो ये कि 1787 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि? जी। उसने एक नया पंचांग या कैलेंडर भी शुरू किया और महीनों के लिए अरबी नामों का इस्तेमाल किया। ये भी दिलचस्प है। और वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में मदद की, उसका सदस्य बना और खुद को नागरिक टीपू कहलवाया। नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के एक शासक के लिए। बहुत बड़ी। एक और महत्वपूर्ण बात, वो धर्म सहिष्णु था। उसने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मूर्ति स्थापना के लिए धन भी दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो संक्षेप में, अगर हमें चारों युद्धों और उनकी संधियों को एक साथ याद रखना हो तो इसे ऐसे देख सकते हैं। पहला युद्ध 1767 से 69, ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें हैदर अली जीता। ठीक है, हैदर की जीत। दूसरा युद्ध 1780 से 84, ये मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। यह अनिर्णित रहा और इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई। अनिर्णित और हैदर की मृत्यु। तीसरा युद्ध 1790 से 92, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें टीपू की हार हुई। टीपू की हार और अपमानजनक संधि। और चौथा युद्ध 1799, इसमें कोई संधि नहीं हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो चलिए सिख धर्म के इतिहास पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, 15वीं शताब्दी से, गुरु नानक देव जी के साथ। जी, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने ही की थी। और देखिए, सिख शब्द का मतलब ही होता है शिष्य, मतलब जो हमेशा सीखता है। तो कुल मिलाकर 10 गुरु हुए। पहले गुरु तो संस्थापक गुरु नानक देव जी ही थे। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं, पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, और वो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे।
एक बहुत ही जरूरी प्रथा लंगर, उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। और उन्होंने अपने बाद गद्दी के लिए अपने किसी बेटे को नहीं बल्कि अपने शिष्य भाई लहमा को चुना। जी, और यही भाई लहना आगे चलकर सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? देखिए, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था गुरुमुखी लिपि को एक व्यवस्थित रूप देना, उसे बनाना। हाँ, किसी भी विचार को फैलाने के लिए भाषा और लिपि तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मतलब उसे एक संस्था का रूप दिया। वो हुमायूं के समकालीन थे। फिर आए तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, वो अकबर के समकालीन थे। जी, उन्होंने गोविंदवाल में एक बावली बनवाई थी, मतलब एक कुआं जिसमें 84 सीढ़ियां थी। बावली साहिब। हाँ, बावली साहिब। और उन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की भी शुरुआत की। उस समय में उन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। बहुत बड़ी। इसके बाद चौथे गुरु गुरु रामदास जी, इनके समय में अमृतसर नगर की स्थापना हुई। हाँ, कहते हैं कि अकबर ने इनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। अच्छा, और उसी पर अमृतसर शहर बसाया गया। जी, और एक बहुत बड़ा बदलाव इनके समय में आया। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया, मतलब अपने ही बेटे को अगला गुरु नियुक्त किया। हाँ बिल्कुल। और उनके बेटे थे गुरु अर्जन देव जी, सिखों के 5वें गुरु। जी, उन्होंने 1604 में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना पूरी की। और अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण भी करवाया। हाँ, लेकिन उनके समय से ही मुगलों के साथ टकराव शुरू हो गया। और वो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। जी, जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने का आरोप लगाकर उन्हें शहीद करवा दिया था। इस एक घटना ने सिख इतिहास की दिशा ही बदल दी है ना? पूरी तरह से। शांतिपूर्ण पंथ ने अब आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने की जरूरत महसूस की, और ये बदलाव हमें छठे गुरु में साफ दिखता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी में, जिन्हें सैनिक संत भी कहा जाता है। सही कहा। उन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की, और वो 2 तलवारें रखते थे, मीरी और पीरी। मीरी और पीरी, इसका क्या मतलब था? मीरी मतलब सांसारिक शक्ति और पीरी यानी आध्यात्मिक शक्ति। संदेश साफ था, संत भी बनो और सिपाही भी। अच्छा, इसके बाद 7वें गुरु गुरु हरराय जी, उन्होंने शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। हाँ, और शायद इसी बात से औरंगजेब सिखों से और नाराज हो गया। फिर 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी, जो सबसे कम उम्र के गुरु थे। जी, सिर्फ 5 साल की उम्र में गुरु गद्दी संभाली थी उन्होंने, लेकिन चेचक की वजह से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। और फिर आए 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, लेकिन उनका सामना सीधे औरंगजेब की कट्टर नीतियों से हुआ। औरंगजेब ने उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला था। जी, और जब उन्होंने मना कर दिया तो दिल्ली के चांदनी चौक में उनका शीश कलम कर दिया गया। आज भी वहां उनकी याद में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। बिल्कुल। इस शहादत के बाद तो सिख समुदाय को एक ऐसे लीडर की जरूरत पड़ी होगी जो उन्हें संगठित कर सके, और वो थे 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। जी, उनका जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने ही 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। हाँ, ये सिख इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए: केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। जी, और उन्होंने ही पुरुषों के नाम के साथ सिंह और महिलाओं के नाम के साथ कौर जोड़ा। और उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा, और गुरु ग्रंथ साहिब ही हमेशा के लिए सिखों के गुरु होंगे। बिल्कुल। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में आया? उनके एक शिष्य थे बंदा सिंह बहादुर। गुरुजी ने उन्हें ही सैन्य नेतृत्व सौंपा। उनका असली नाम वैसे लक्ष्मण देव था। उनका मकसद साफ था, पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना। हाँ, और इसके लिए उन्होंने लोहड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलाए। और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत का बदला भी लिया था। जी, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या करके। लेकिन 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर उन्हें बहुत बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद सिख समुदाय फिर से बिखर गया। हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन बाद में 1748 में करपूर सिंह की पहल पर इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर दल खालसा बनाया गया। और फिर इस दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया, जिन्हें मिसल कहते थे। जी बिल्कुल। इन्हीं मिसलों में से एक थी
शुकर चकिया मिसल। जिससे महाराजा रणजीत सिंह संबंधित थे। सही। पंजाब में एक संगठित सिख राज्य के जो असल संस्थापक थे वो महाराजा रणजीत सिंह ही माने जाते हैं। उनका जन्म 1780 में हुआ था। हाँ, शुकर चकिया मिसल में उन्होंने काबुल के शासक जमान शाह को हराया था, जिसके बाद जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने दिया। और 1799 में उन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बना लिया और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। मुल्तान, पेशावर,